Welcome students. Today's topic is three column cash book or triple column cash book और कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। आज का हमारा टॉपिक तीन खाने वाली रोकड़ वही या दूसरे शब्दों में कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक है। इस इस वीडियो में हम आपके सामने में ट्रिपल कॉलम कैश बुक या थ्री कॉलम कैश बुक या जिसे कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, बनाने का क्या कारण है, किसके द्वारा बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इससे संबंधित विशेष परिस्थितियां, विशेष बातें क्या हैं, इन सब की विस्तार से जानकारी देंगे। विशेष परिस्थितियों में जैसे कॉन्ट्रा एंट्री की बात हो गई, जैसे कैश या बैंक के बैलेंसेस का डिफरेंट फॉर्म दिया जाता है, उसकी बात हम विस्तार से बतलाएंगे। चेक के डिसऑनर या एंडोर्समेंट से संबंधित पूरी बातों को विस्तार से बतलाएंगे। हालांकि इन सब बातों की विस्तार से जानकारी पहले के वीडियो में टू कॉलम या सिंपल कैश बुक में हो चुका है, लेकिन सबको कंबाइंड करते हुए ये कैश बुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी विस्तार से जानकारी इस प्रेजेंट वीडियो में हम आपके सामने में रखने जा रहे हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपके सामने में रखेंगे, उसको सॉल्व करके दिखलाएंगे। क्योंकि अनेक तरह की समस्याएं हैं, इसलिए एक से अधिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उन सभी समस्याओं को शामिल करके सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है कि आप हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं। इस परिस्थिति में आपको हमारा वीडियो आवश्यक रूप से लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए। इस तरीके से अब हम आपके सामने में वन बाय वन इस वीडियो से संबंधित विस्तार से जानकारी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मतलब हम साफ जानते हैं कि कैश बुक या कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हर एक बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग कैश बुक मेंटेन किया जाता है। जैसे स्मॉल साइज बिजनेस यूनिट के लिए सिंपल कैश बुक या कैश कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन किया जाता है। मीडियम साइज बिजनेस क्लास या यूनिट के लिए टू कॉलम कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है, और वहीं पर लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट है तो उस कंडीशन में हमें थ्री कॉलम कैश बुक या कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक देखने को मिलता है। क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस में हर एक तरह के लेन देन की फ्रीडम रहती है, आज़ादी रहती है, कोई तरह का प्रतिबंध नहीं रहता है। मतलब कैश का भी लेन देन एक्सेप्टेबिलिटी में रहता है। कैश के द्वारा पैसे की प्राप्ति या कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट पूरी बातों का अकाउंटिंग किया जाता है। साथ ही साथ चेक के लेन देनों में भी फ्रीडम रहता है। कैश के पैरेलल बैंक में भी बिजनेस का बैंक अकाउंट रहता है, वहां से भी ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। और साथ ही साथ डिस्काउंट की भी परिस्थितियां होती है। डिस्काउंट कंपलसरी नहीं है हर एक ट्रांजेक्शन में मिले, बाई चांस मिलता है तो उससे संबंधित अकाउंटिंग या जानकारी भी हम इस वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन थ्री कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम और कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। जैसा कि हम आपको पहले ही बतलाए कि आखिर कौन से लेन देन है जिसको कि हम तीन खाने वाली रोकड़ वही में लिखेंगे। तो सबसे पहले तीन खाने वाली रोकड़ वही को मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, तो लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट या लार्ज स्केल बिजनेस कंसर्न्स के द्वारा। किस बात के लिए, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिखने के लिए। कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिखना है, तो ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश, कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट से रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन्स को इसमें लिखते हैं। ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू बिजनेस बैंक अकाउंट सच एज कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रिसीव्ड चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पेमेंट बाय चेक टू एनीवन एंड फॉर एनी रीजन। इस तरीके से अगर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है तब भी उसकी अकाउंटिंग हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड रिलेटिंग टू डिस्काउंट, डिस्काउंट से संबंधित लेन देनों को भी हम इसमें लिखते हैं, चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो चाहे डिस्काउंट पेमेंट के रूप में अलाउड के रूप में हो। इस तरीके से इन बातों को जानने के बाद अब हमारे सामने में आवश्यकता है उन बातों को जानने का, उन पॉइंट्स को जानने का जो कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक को बनाने में कंसिडरेबल पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहली बात तो जैसा कि बतलाए, यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है, चाहे वो बिजनेस में कैश रिसीप्ट और पेमेंट हो, चाहे बिजनेस के बैंक अकाउंट से रिलेटेड कैश ट्रांजेक्शन्स हो, बैंक में पैसा जमा हो रहा हो बिजनेस के बैंक अकाउंट में, या बिजनेस अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहा है,
तब भी उसे हम कैश बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक में मेंटेन करते हैं, लिखते हैं। ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश कॉलम। अब हमारे लिए आवश्यकता इस बात को जानने का है, क्योंकि यहाँ पर कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम भी है, तो आखिर किस लेन देन के अमाउंट को हम कैश कॉलम में लिखेंगे, किस लेन देन के अमाउंट को हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। तो कैश कॉलम से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस में आता है वो सभी लेन देन जिसमें कि बिजनेस में कैश इन हो रहा है, हम कैश कॉलम में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में हम कैश सेल्स रिसीव्ड फ्रॉम हरी, रेंट रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम XYZ, इन सब से संबंधित बातें रहती हैं, तो वो कैश बुक के ट्रिपल कॉलम कैश बुक के डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिखा जाता है। और जस्ट अपोजिट, अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है, कैश आउट का पोजीशन है बिजनेस से, जैसे एग्जांपल के रूप में पर्सनल यूज के लिए विथड्रू किया, गुड्स परचेज किया, कैश पेमेंट टू सोनी है, सैलरी पेमेंट है, इस तरीके से अगर कैश आउट हो रहा है फ्रॉम बिजनेस, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम ऑफ 3 कॉलम कैश बुक। ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बैंक अकाउंट कॉलम। अब बैंक कॉलम से रिलेटेड कौन कौन सा ट्रांजेक्शन, अभी तो हम बताएं कैश कॉलम डेबिट और क्रेडिट में, अब हम आपके सामने में रखने जा रहे हैं बात कि बैंक कॉलम से रिलेटेड कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है। तो उसमें सबसे पहले इफ कैश रिसीव्ड इनटू बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस के बैंक के खाते में अगर पैसा आ रहा है, जैसे कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब हमने सामान नगद बेचा लेकिन पैसा बिजनेस में नहीं आने दिया, बैंक अकाउंट में हमने डाल दिया डायरेक्ट। इसी तरीके से चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक रिसीव किया बिजनेस में, लेकिन बिजनेस में हम सेम टाइम में सेम डेट में उसको रिटेन करके बिजनेस में नहीं रखा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इन सब को हम पैसा चूंकि आने का पोजीशन है इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन बैंक कॉलम में लिखेंगे। जस्ट अपोजिट, अगर हमारा पैसा जाने का पोजीशन है, कहाँ से, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से, बिजनेस से नहीं, बिजनेस के बैंक अकाउंट से। जैसे एग्जांपल के रूप में पेमेंट बाय चेक, चेक से हम किसी भी कारण से किसी को भी पेमेंट करते हैं तो अनडाउटेबली वो हमारा पैसा ऑलवेज बैंक अकाउंट से विथड्रू करेगा, वापस मेरे पास चेक नहीं लाएगा कि पैसा दे दीजिए। इस कारण से जैसे ही चेक से पेमेंट होता है, चाहे रेंट पेमेंट के लिए चेक पेमेंट किया हो, चेक से पेमेंट किया हो, चाहे XYZ हरी श्याम घनश्याम किसी को भी चेक दिया हो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, इस कारण से अकाउंटिंग जो होगी कैश ट्रिपल कॉलम कैश बुक के क्रेडिट में बैंक कॉलम में अकाउंटिंग करेंगे। और इसके अलावे इन ऑल दी अबव ट्रांजैक्शंस, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बुक और अकाउंट में उस बुक और अकाउंट का नाम नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम भी है। याद रखेंगे, कैश कॉलम में जब अमाउंट लिखेंगे तो कैश का नाम नहीं आएगा, बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे तो बैंक का नाम नहीं आएगा, हमेशा रिलेटेड अकाउंट के नाम को लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में रेंट पेड है तो पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे, कैश कॉलम में, लेकिन नाम आएगा रेंट का। अब यहीं पर रेंट पेड बाय चेक है तब अमाउंट जाएगा बैंक कॉलम में, लेकिन फिर वही बात है, रिलेटेड अकाउंट रेंट है। रिसीव फ्रॉम रमा है तो इसमें रिलेटेड अकाउंट रमा है, पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट में लिखेंगे लेकिन कैश कॉलम में लिखेंगे, लेकिन नाम आएगा रमा का। अब यहीं पर अगर कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक है तो डेबिट में लिखेंगे बैंक कॉलम में, लेकिन रिलेटेड अकाउंट हमारा सेल्स का नाम पार्टिकुलर कॉलम में लिखा जाएगा। तो पार्टिकुलर कॉलम में हमेशा नेम ऑफ रिलेटेड अकाउंट टू बी रिकॉर्डेड। इस तरीके से अब एक और नई बात जो कि 3 कॉलम कैश बुक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम हमेशा कैश या बैंक के साइड में ही लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एज पर रूल जाए तब भी पैसा आ रहा है तो उस कंडीशन में हम खुश होकर के अपने कस्टमर्स को कुछ रिलीफ देते हैं, कुछ डिस्काउंट अलाउ करते हैं। और पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है डिस्काउंट, और उस कंडीशन में हम हमारे लिए एक्सपेंसेस लॉस है डेबिट करेंगे। तो एज पर रूल भी उसी साइड में हम पाते हैं डिस्काउंट को जिस साइड में कैश या बैंक है। इसी कारण से एक कॉमन सेंस बेस्ड रूल है कि डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द साइड ऑफ कैश बैंक, मतलब कैश बैंक का अमाउंट अगर डेबिट में लिखा जा रहा है और उस ट्रांजेक्शन्स में डिस्काउंट भी है तो वो भी डेबिट में लिखा जाएगा। कैश बैंक क्रेडिट हो रहा है तो उस ट्रांजेक्शन्स में डिस्काउंट है तो क्रेडिट में लिखेंगे। डिस्काउंट हमेशा हर ट्रांजेक्शन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बाई चांस ये मिलेगा तो अकाउंटिंग करेंगे। इसके अलावा एट लास्ट बाकी कैश और बैंक की तो बैलेंसिंग करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि डिस्काउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर के अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं की जाती है, क्योंकि डेबिट अमाउंट एक्सपेंसेस लॉस है, क्रेडिट अमाउंट इनकम प्रॉफिट। अगर दोनों में बैलेंसिंग कर देंगे तो एक्चुअली नो रिजल्ट की स्थिति रहेगी।
इसी कारण से डेबिट का टोटल डेबिट में कर देते हैं, क्रेडिट का टोटल डिस्काउंट का क्रेडिट में कर देते हैं। डेबिट एक्सपेंसेस लॉस अमाउंट के नाम से हमेशा जाना जाता है, क्रेडिट इनकम प्रॉफिट ना के नाम से अमाउंट को जाना जाता है। इसमें डिफरेंस नहीं निकाला जाएगा, हमेशा याद रखना है। डिस्काउंट कॉलम की जस्ट टोटलिंग करके छोड़ देंगे एट लास्ट अकाउंट को क्लोज करने के समय में। इन सब बातों को जानने के बाद अब हमारे सामने में कुछ स्पेशल पॉइंट है जो कि कैश बैंक डिस्काउंट कॉलम से रिलेटेड है। अब हम उसकी जानकारी बतलाने जा रहे हैं। उन जानकारी में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू चेक है। चेक से संबंधित बातों की बात करें तो इस कंडीशन में हम चेक का संबंध कभी कैश से रिलेटेड मानते हैं, कभी इसका संबंध बैंक से एस्टैब्लिश होता है। तो माइन्यूटली देखना है, जब तक कि चेक का संबंध बैंक से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है हम ऑलवेज इसके अमाउंट को कैश के कॉलम में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में कैश के कॉलम में कब लिखेंगे, जब चेक रिसीव्ड है, चेक रिसीव्ड फॉर कमीशन, चेक रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम श्याम घनश्याम, किसी से भी जस्ट चेक मिला तो हम इसे जस्ट, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नो अदर इंफॉर्मेशन, ओनली चेक रिसीव्ड है, इस कंडीशन में हम हमेशा डेबिट में कैश कॉलम में लिखेंगे। और यहीं पर अगर चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक तक का पोजीशन है, सेम सेंटेंस में सेम ट्रांजैक्शन में अगर बात यहाँ तक कही जा रही है कि चेक मिला और उसको हमने बैंक में जमा कर दिया, तो यहाँ पर बैंक से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, इसलिए पैसा आ रहा है डेबिट में लिखेंगे लेकिन बैंक कॉलम में। और पेमेंट अनडाउटेबली ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, हमेशा याद रखना है। चेक से अगर हमने पेमेंट किया तो उसमें कोई संदेह नहीं है, जिस किसी को भी हम चेक से पेमेंट करेंगे वो हमेशा हमारे बैंक अकाउंट से पैसा ले जाएगा, इसलिए इसकी अकाउंटिंग हमेशा क्रेडिट में होगी और बैंक कॉलम में होगी। पेमेंट बाय चेक है, किसी भी रीजन से रेंट का पेमेंट किया चेक से, सैलरी पेमेंट किया चेक से, XYZ का पेमेंट किया चेक से, पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने चेक से निकाला, इन ऑल केसेस बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, और रिलेटेड अकाउंट का नाम लिखना है वो तो मालूम ही है। दूसरा पॉइंट हमारा प्रॉब्लम का है वो है कॉन्ट्रा एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट और कंसिडरेबल पॉइंट है, जैसा कि हम 2 कॉलम कैश बुक में ऑलरेडी बतला चुके हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है सिंगल एंट्री इफेक्टिंग बोथ द साइड ऑफ कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो चाहे 2 कॉलम, जब दोनों साइड में एक लेन देन का इफेक्ट आता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो ऐसे लेन देनों को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और इसे हम C से डिनोट करते हैं लेजर फोलियो कॉलम में, चूंकि दोनों साइड में लिखना है तो दोनों साइड के लेजर फोलियो कॉलम में C टर्म से इसको संबोधित किया जाता है, बतलाया जाता है, लिखा जाता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री का सबसे पहला एग्जाम्पल है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में बिजनेस से ले जाकर के पैसा जमा किया, तो बिजनेस से कैश आउट हो रहा है, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे कैश में, और बैंक में आ रहा है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ रहा है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे। अब नाम क्या लिखा जाएगा, तो नेचुरली बैंक में लिख रहे हैं तो कैश उसका रिलेटेड अकाउंट हो जाएगा, और कैश में लिख रहे हैं अमाउंट तो फिर बैंक उसका रिलेटेड अकाउंट हो जाएगा। दोनों साइड में लिखने के कारण से लेजर फोलियो कॉलम में हम C टर्म से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज और सैलरी पेमेंट, या जस्ट लिखा है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, इट मींस कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए बैंक से पैसा निकाला, अगर इस तरीके की बात है, या बिजनेस में पैसा निकाला बिजनेस के इस्तेमाल करने के लिए, तो इस्तेमाल करना सैलरी पेमेंट जब होगा तब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। एट प्रेजेंट कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब हो गया बस बैंक से पैसा निकाला, तो बैंक से पैसा निकाला मींस कैश इन इनटू बिजनेस, बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए कैश के डेबिट कॉलम में लिखेंगे। और कहाँ से निकल रहा है, तो बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक से आउट हो रहा है इसलिए बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे। नाम क्या आएगा, तो जब बैंक के कॉलम में लिखेंगे तो कैश का नाम, कैश के कॉलम में लिखेंगे तो बैंक का नाम, और दोनों साइड में C डिनोट करेंगे लेजर फोलियो कॉलम में, जो कि कॉन्ट्रा एंट्री को बतलाता है। एक और एग्जांपल कॉन्ट्रा एंट्री का मिलता है, जबकि कभी भी चेक मिला है और आगे चल करके उस चेक को हम बैंक में जब जमा करते हैं तो जमा करने के दिन में उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि जिस दिन चेक रिसीव्ड है उस दिन तो हम उसको कैश ट्रीट किए हैं, और उस दिन नहीं उसके बाद के किसी डेट में अगर उस चेक को हम बैंक में ले जाकर के जमा कर रहे हैं, इसका मतलब है ऑलरेडी जो रिसीव्ड चेक है जिसको हम ऑलरेडी कैश का ट्रीटमेंट दे चुके हैं, अब नेक्स्ट फर्दर डेट में जब भी डिपॉजिट होगा तो चेक है ही नहीं, तो कैश ट्रीटमेंट में आ चुका है, इसलिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होगा, इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में भी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक था, और यहाँ पर भी ऑन द डे ऑफ डिपॉजिटिंग द चेक इनटू बैंक हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का पोजीशन है, इसलिए उसी के जैसा कॉन्ट्रा एंट्री होगी। इससे अलग हट करके कुछ और भी समस्याएं आपके सामने में क्वेश्चन में दिया जाता है, जिसमें से एक है डिसऑनर ऑफ चेक।
डिसऑनर सबसे पहले करने का राइट किसको है? तो हमेशा याद रखिएगा, बैंक हैविंग राइट टू डिसऑनर द चेक और ऑनर द चेक। बैंक को अधिकार है कि वह चेक को डिसऑनर करे कि ऑनर करे। तो अगर बैंक डिसऑनर करता है, इसका मतलब है चेक हमारे पास आया और हमने बैंक में जमा किया, देन बैंक डिसऑनर द चेक। इसका मतलब है कि हम ये एज्यूम कर लिए कि उस पार्टी से, उस कस्टमर से पैसा मिल गया और हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गया। और डिसऑनर होने का मतलब है एक्चुअली बैंक पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, बैंक को पेमेंट नहीं मिला। इसका मतलब है कि जो हमने अकाउंटिंग किया है कि कस्टमर से पैसा मिला, बैंक में डिपॉजिट हो गया, वो गलत हो गया है। इसी कारण से जस्ट अपोजिट एंट्री करेंगे। तो जहां डिसऑनर है, हम अकाउंटिंग क्रेडिट में करेंगे, उस पर्सन या कस्टमर के नाम का अकाउंटिंग लिखेंगे पार्टिकुलर कॉलम में, और अमाउंट बैंक में, चूंकि बैंक के यहाँ डिपॉजिट किया हुआ चेक डिसऑनर होता है। इसी तरीके से इंडोर्समेंट ऑफ चेक, जिस दिन चेक मिला है, अगर किसी और से चेक मिला और हम किसी थर्ड पर्सन को, किसी अन्य व्यक्ति को चेक इंडोर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब जिस दिन भी मिला वो कैश के रूप में बिजनेस में रिटेन करके रखते, तभी तो हम अगले दिन या बाद में हम उस आदमी को, किसी और आदमी को दे रहे हैं चेक। इसका मतलब है इस कंडीशन में इंडोर्समेंट में पैसा जाने का पोजीशन है क्रेडिट में लिखेंगे, और वो पैसा जिसको हम कैश माने हुए हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में भी कैश कॉलम में लिखा जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जैसा कि आप सभी को ये प्रॉब्लम हमेशा फेस करना पड़ता है, क्वेश्चन में ये समस्या रहने पर कठिनाई होती है, वह है कैश या बैंक बैलेंसेस जो दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है और उसको हम किस कॉलम में, किस साइड में कैसे लिखेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में सिंपली कैश बैलेंस या कैश बुक बैलेंस दिया है, तो कैश का जैसा कि हम जानते हैं बिजनेस में कभी भी जो अमाउंट है उससे ज्यादा एक्सपेंस हो ही नहीं सकता है, बल्कि बिजनेसमैन अपने सेफ में कुछ न कुछ पैसा सुरक्षित रखता ही है, एकदम खाली कभी नहीं करता है। इसका मतलब कैश का जब भी पोजीशन होगा तो एसेट्स बैलेंस का पोजीशन होगा, डेबिट बैलेंस का पोजीशन होगा। तो कैश में कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है, कैश बैलेंस है मतलब कैश इन हैंड है, मतलब डेबिट में लिखा जाएगा बैलेंस बीडी के नाम से। लेकिन बैंक के बैलेंस की जब बात करते हैं तो इस स्थिति में बैंक का बैलेंस जो है वो दो तरीके का दिया जाता है। सिंपली कभी कभी कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, इस तरीके से दिया जाता है। तो यह भी हमारा बिजनेस का पैसा बैंक में डिपॉजिट पोजीशन में, बिजनेस के लिए एसेट्स का रूप है, इसलिए डेबिट में ही लिखेंगे, बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। लेकिन कभी कभी बैंक बैलेंस जो है वो क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के नाम से दिया जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी रहती है कि डिपॉजिट से वो ज्यादा एक्सेस विड्रॉ कर सकता है, अपने ही अकाउंट से ज्यादा निकाल सकता है। तो अगर ज्यादा निकाल लिया, इसका मतलब अपोजिट बैलेंस का पोजीशन है, इस कारण से इसे क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं। अगर क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम से अमाउंट दिया गया है बैंक में, तो उस कंडीशन में हम इसे क्रेडिट में बैलेंस बीडी के नाम से बैंक कॉलम में लिखेंगे। इन बातों को अगर हम समझ रहे हैं तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम आता है तो पुनः वापस इन बातों को हमें गौर करना चाहिए, देख लेना चाहिए। हर एक पॉइंट को हम प्रॉब्लम के रूप में, जानकारी के रूप में, इंपॉर्टेंट पॉइंट या कंसिडरेबल पॉइंट्स के रूप में हम बतला चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई समस्या हमारे सामने में नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे सामने में क्वेश्चन है, प्रिपेयर कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक ऑफ मिसेस डॉली कलेक्शन, ओपनिंग बैलेंसेस दिया गया है, सिंपल है, कैश एंड बैंक का बैलेंसेस है 8000 3000 से, परचेजेस गुड्स है, कैश सेल्स है, कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 300 से है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक है 700 से, चेक रिसीव फ्रॉम एक्स है, फर्नीचर परचेज एक्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक है। इसके बाद रिसीव फ्रॉम बी, डिस्काउंट अलाउड भी है इसमें, बैंक चार्जेस है, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड का पोजीशन है। नेक्स्ट है 23rd को पेड ए बाय चेक ₹500, उसी में है डिस्काउंट रिसीव 50 रुपीज से, विथड्रू फॉर पर्सनल यूज 80 रुपीज से है, पेड रेंट एंड कैश, रेंट इन कैश 100 रुपीज एंड बाय चेक ₹300, विथड्रू फ्रॉम बैंक। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के रूप में कैश बैंक डिस्काउंट कॉलम के रूप में हम आपके सामने में सॉल्व करके बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कॉलम बना लेंगे। अमाउंट का यहाँ पर 3 कॉलम होगा, इसलिए नाम है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डेबिट में भी कैश बैंक डिस्काउंट के नाम से अमाउंट होगा, क्रेडिट में भी कैश बैंक डिस्काउंट। बाकी तो कॉमन कॉलम है ट्रांजेक्शंस को लिखने के लिए, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट में भी और क्रेडिट में। डेबिट के लिए 2 से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट के लिए 22। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है बैलेंसेस। बैलेंसेस यहाँ कैश और बैंक का भी सिंपल बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे बैलेंस पीडी 8000 कैश में, 3000 बैंक में। नेक्स्ट है परचेज गुड्स, मतलब गुड्स परचेज फॉर कैश, नेम ऑफ कस्टमर नहीं है, इसका मतलब कैश ट्रांजेक्शन है, पैसा जा रहा है खरीदने में, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई परचेजेज अमाउंट 1000 से।
नेक्स्ट अप्रैल 4 को है कैश सेल्स। कैश सेल्स में पैसा आने का पोजीशन है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे। टू सेल्स के नाम से अमाउंट कैश कॉलम में आएगा। और नेक्स्ट 5 अप्रैल को है कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड बैंक। यहाँ पर भी पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा कहाँ जमा कर दिया गया, सेम डेट में सेम सेंटेंस में, इसलिए बैंक का कॉलम में लिखेंगे। बैंक में जमा कर दिया गया, इसलिए बैंक के कॉलम में लिखेंगे, नाम सेल्स का ही आएगा। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में रुपया जमा किया, निश्चित रूप से ये कॉन्ट्रा एंट्री वाला ट्रांजेक्शन है। पैसा बैंक में बिजनेस का ले जाकर के बिजनेस से पैसा आउट कर रहे हैं और बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में अमाउंट आएगा, बैंक के कॉलम में नाम आएगा कैश का। कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए सी टर्म से डिनोट करेंगे। और क्रेडिट में कैश जाएगा कैश के कॉलम में अमाउंट, और नाम आएगा बैंक का, कॉन्ट्रा एंट्री होने के कारण सी से डिनोट करेंगे। डेट दोनों में सेम डेट है हमारा 7 अप्रैल। नेक्स्ट है हमारा चेक रिसीव फ्रॉम एक्स। एक्स से चेक मिला, एक्स से चेक मिला में पैसा आने का पोजीशन और चेक रिटेन्ड इनटू बिजनेस है, इसलिए कैश के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा परचेज फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा में पैसा जाने का पोजीशन है, क्रेडिट में लिखेंगे भाई फर्नीचर के नाम से, अमाउंट कैश में। नेक्स्ट चेक रिसीव्ड, एक्स का चेक जो मिला था उसे हमने बैंक में जमा कर दिया, तो चेक मिला था प्रीवियस डेट में 7th को, और 10th को जाकर के नहीं 15th को जाकर के उस चेक को हम बैंक में जमा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस दिन मिला था उसे हम कैश के रूप में ट्रीटमेंट दे चुके हैं, कैश मान चुके हैं। इस कारण से 10th को मिला था हमारा चेक और 15th को हम उसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए 15th को कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक के जैसा। बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे, नाम कैश का आएगा। क्रेडिट में कैश कॉलम में लिखेंगे पैसा और नाम आएगा बैंक का। कॉन्ट्रा एंट्री होने के नाते सी कॉलम सी टर्म से डिनोट करेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में। नेक्स्ट है फिर हमारा 15th के बाद 18th को रिसीव फ्रॉम बी। बी से मिला 840 और डिस्काउंट अलाउड, पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट में लिखेंगे, बी का नाम लिखेंगे, 840 रुपीज कैश में लिखेंगे। और डिस्काउंट तो हम आपको बताया सेम साइड में लिखना है, तो चूंकि कैश यहाँ डेबिट में है इसलिए डिस्काउंट भी डिस्काउंट के कॉलम में डेबिट में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक जब भी कोई चार्जेस लेगा तो हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट करेगा पैसा, इसलिए क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव। सामान बेचा, चेक पाया, चेक पा करके कहीं और इंफॉर्मेशन, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब रिटेन्ड इनटू बिजनेस है, कैश ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट है पेड ए बाय चेक। ए को चेक से पेमेंट किया, तो पैसा यहाँ पर जा रहा है, लेकिन कहाँ से जाएगा, तो नेचुरली बैंक से जाएगा। किसी को भी चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा हमेशा बैंक से जाएगा। डिस्काउंट भी है 50 रुपीज डिस्काउंट, डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे। कैश या बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 24th को विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 80 रुपीज निकाल रहा है, तो बिजनेस से पैसा जाने का पोजीशन है, कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ड्राइंग्स के नाम से पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। नेक्स्ट है रेंट पेड। इन कैश में भी पेमेंट है और बाय चेक से भी पेमेंट है, तो दोनों में पैसा जाने का पोजीशन, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बाय रेंट के नाम से। कैश दे रहे हैं 100 रुपीज, कैश के कॉलम में जाएगा। 300 चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो जैसा कि बताया चेक से पेमेंट अनडाउटेबली ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, इसलिए बैंक के कॉलम में 300 लिखे हैं। नेक्स्ट है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, पैसा आ रहा है बिजनेस में कैश के, डेबिट में बैंक का नाम, और बैंक से निकल रहा है इसलिए बैंक का, क्रेडिट में कैश का नाम, दोनों साइड में सी टर्म से डिनोट करेंगे। जब सभी ट्रांजेक्शंस को हम इस तरीके से लिख दिए तो एट लास्ट टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग में जिस साइड में ज्यादा है टोटल अमाउंट तो उसकी पहले टोटलिंग कर डालेंगे। कैश का तो ऑलवेज डेबिट में ही टोटल ज्यादा आएगा, और यहाँ पर बैंक का भी टोटल डेबिट में ही ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए दोनों का टोटल हम डेबिट में कर दिए 10,360 एंड 4,200। और डिस्काउंट की टोटलिंग करके छोड़ देना है, चाहे अमाउंट इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, इसलिए हमने डिस्काउंट की भी टोटल कर दी। जो अमाउंट जिस साइड में ज्यादा है टोटलिंग का वही सेम अमाउंट दूसरे साइड में भी लिखा जाएगा। तो 10,360 क्रेडिट में भी हम लिख दिए, 4,200 बैंक कॉलम में क्रेडिट में भी लिख दिए, और डिस्काउंट तो डिस्काउंट का टोटल क्रेडिट में आया है। इस तरीके से टोटल इक्वल बनाने के कारण से जो डिफरेंस आएगा हम उसे डेबिट में, यहाँ पर चूंकि डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। लास्ट डेट ऑफ डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट में कमी आ रही है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस सीडी के नाम से। लास्ट डेट ऑफ द मंथ में 7,480 हमारा कैश कॉलम में डिफरेंस आ रहा है, और बैंक कॉलम में 3,080 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है।
इस तरीके से उस अमाउंट को अगले डेट मतलब अप्रैल 30 का नेक्स्ट डेट आता है May 1 को अपोजिट साइड में बैलेंस बीडी के नाम से लिख करके, और इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है। इस प्रॉब्लम में चूंकि सभी समस्याएं शामिल नहीं हो पाई है, इसलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के हम बाकी बचे हुए समस्याओं की जानकारी आपके सामने में रखने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बतला रहा है, प्रिपेयर कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स जॉली कलेक्शन। ओपनिंग डेट में बैलेंसेज है, इसमें कैश इन हैंड है 8000, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक का लेकिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 3000। गुड्स परचेज फॉर कैश है, गुड्स सोल्ड टू रे मीन्स यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की कोई अकाउंटिंग कैश बुक में नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। नाम दे दिया है और कोई कैश का यूज नहीं किया है, इसका मतलब हम हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे। चेक रिसीव फ्रॉम रे इन फुल सेटलमेंट, और इसके बाद परचेज फर्नीचर बाय चेक। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम जॉय, जॉय से हमें चेक मिल रहा है, फिर जॉय चेक को हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। नेक्स्ट है हमारा विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर प्राइवेट यूज, जॉय चेक डिसऑनर हो गया नेक्स्ट डेट में। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस है। नेक्स्ट बैंक गुड सोल्ड, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक है। कैश नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई, दी अबव चेक नेक्स्ट डेट में, फिर अगले दिन है 23rd के बाद 25th को है, दी अबव चेक इंडोर्स टू जेड। नेक्स्ट है पेड टू एक्स रुपीज 480 एंड डिस्काउंट रुपीज 20। डिस्काउंट को हमेशा उसी साइड में लिखेंगे, तो पेड टू एक्स से ही क्लियर हो जाता है कि साइड क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसलिए डिस्काउंट भी क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस आफ्टर कैश रुपीज 5000 और कैश एक्सेस टू रुपीज 5000। बिजनेस में 5000 रुपए कैश को रखना है और उससे अलग जितना भी ज्यादा है सबको बैंक में लास्ट में डिपॉजिट कर देना है, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री लास्ट डेट में बनेगी। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपके सामने में अब हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। हेडिंग दे दी है कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स जॉली कलेक्शन लिमिटेड, कलेक्शन फॉर द मंथ एंडिंग 30th अप्रैल 2020। कैश एंड बैंक में कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम होगा, हेडिंग में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कैश का तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 8000 से। बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 3000 से बैंक कॉलम। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट में कैश कॉलम में लिखेंगे बाई परचेजेस। गुड्स सोल्ड टू रे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रे इन फुल सेटलमेंट, जबकि रे को हमने 1300 का सामान बेचा था और उससे पेमेंट मिल रहा है जस्ट 1200, इसका मतलब और फुल सेटलमेंट है, दोनों का सेटिस्फैक्शन है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका मतलब अब कोई फर्दर पेमेंट भी नहीं होना है, इसका मतलब 100 रुपीज का रिलीफ दे दिया गया, दैट इज नेम्ड एज और डिस्काउंट, इसका क्या हम नाम देंगे डिस्काउंट। यहाँ पर चेक रिसीव्ड है इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे कैश कॉलम में 1200 और 100 रुपीज डिस्काउंट के कॉलम में लिखा जाएगा। यहाँ पर फुल सेटलमेंट के कारण डिफरेंस अमाउंट को हम डिस्काउंट रेट करेंगे। फर्नीचर परचेज बाय चेक है तो बाई परचेजेस बाई फर्नीचर अमाउंट चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए बैंक कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिसीव्ड चेक फ्रॉम जॉय, जॉय से चेक मिल रहा है रिटेन्ड इनटू बिजनेस, बोले या ना बोले अंडरस्टूड है, यहाँ पर तो बैंक में डिपॉजिट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब चेक बिजनेस में ही है और जब बिजनेस में है तो कैश कॉलम में लिखेंगे जॉय के नाम से 900 रुपीज। नेक्स्ट है जॉय चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब इस जॉय से जो चेक मिला था 14th को 15th को नेक्स्ट डेट में हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 14th को हम उसे ऑलरेडी कैश ट्रीटमेंट दे चुके हैं, इसलिए 15th को अब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री के रूप में अकाउंटिंग होगी और बैंक में जमा हो रहा है इसलिए डेबिट में बैंक कॉलम में और कैश आउट हो रहा है बिजनेस का इसलिए क्रेडिट में कैश कॉलम में। क्रेडिट में नाम आएगा बैंक का, डेबिट में नाम आएगा कैश का, कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी से डिनोट करेंगे हम इसको। नेक्स्ट है विथड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला ऑफिस यूज बिजनेस के लिए, मतलब तो निकाल रहा है तो पैसा आ रहा है, डेबिट साइड में दिखलाएंगे कैश कॉलम में और क्रेडिट में बैंक कॉलम में 600 रुपीज से। क्रेडिट में नाम आएगा कैश का और डेबिट में नाम आएगा इन द नेम ऑफ बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड में सी सब सी टर्म से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है फॉर प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ किया है तो बाई ड्रॉइंग्स 18th को सेम डेट में अमाउंट कहाँ से निकाल रहा है फ्रॉम बैंक, इसलिए बैंक कॉलम में लिखेंगे। जॉय चेक डिसऑनर्ड, जॉय का चेक मिला था और उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, अब इस डेट में आकर के पता चला कि वो कैंसिल हो गया है, वो जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए वो गलत हो गया है, इसलिए हम अपोजिट साइड में अपोजिट एंट्री के नाम से दिखलाएंगे बाई जॉय
और अमाउंट आएगा बैंक में डिपॉजिट हो गया था, इसलिए बैंक से हम उसको कैंसिल करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस। बैंक हमेशा चार्जेस जो भी लेगा बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगा, इसलिए क्रेडिट साइड में बैंक के कॉलम से बैंक चार्जेस के नाम से। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड, चेक रिसीव्ड एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सामान बेचा, पैसा आया चेक पे, लेकिन चेक को हमने बिजनेस में नहीं रखा, सेम डेट सेम सेंटेंस में बोल दिया बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसलिए बैंक कॉलम में लिखेंगे सेल्स का नाम से। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई। वाई से चेक मिला जस्ट है, इसका मतलब रिटेन्ड इनटू बिजनेस है, कैश कॉलम में लिखेंगे। और फिर इसी चेक को 25 को हम जेड को इंडोर्स कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, दे देते हैं। इसलिए आप मतलब देने का मतलब है कि जाने का पोजीशन है क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे, जेड के नाम से दिखलाएंगे। और जो चेक मिला था कैश ट्रीटमेंट दिया था, इसलिए कैश ही दिया गया माना जाएगा और कैश कॉलम में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है पेड टू एक्स फॉर 80 एंड डिस्काउंट ₹20। पैसा दे रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे एक्स के नाम से, और डिस्काउंट भी उसी साइड में लिखा जाएगा जिस साइड में कैश बैंक लिखा गया है। इसके बाद अब बोल रहा है कि 5000 रुपीज कैश को छोड़ करके बाकी पैसा हम बैंक में जमा कर दिए। तो अब सबसे पहले तो बैलेंस पोजीशन पता लगाएंगे कि डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कितना बच रहा है। इस कारण से हम पहले टोटलिंग करेंगे एक्सेस साइड का। तो यहाँ पर कैश का हम देख रहे हैं एक्सेस साइड डेबिट है 11,700 रुपीज आ रहा है, और बैंक का क्रेडिट एक्सेस साइड है 5,900 क्रेडिट में जा रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बोला जा रहा है कि पैसा जमा करने के लिए 5,000 को रिटेन करके क्रेडिट का टोटल है जस्ट 3,380। तो 3,380 जब डिडक्ट करेंगे 11,700 से तो हमारा 8,320 बैलेंस आता है। उसमें से 5,000 रिटेन करना है बिजनेस में। इट मीन्स 3,320 रुपीज जो है हम बैंक में जमा करेंगे और इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे। फिर बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक में पैसा आने का पोजीशन है, डेबिट में लिखेंगे कैश का नाम से, क्रेडिट में लिखेंगे कैश के कॉलम में बैंक का नाम से। इस तरीके से पूरी अकाउंटिंग करने के बाद अब बैंक का भी बैलेंसिंग कर देते हैं और कैश का भी बैलेंसिंग। तो कैश का तो बैलेंस 5,000 है और बैंक में बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट में डिफरेंस आएगा 980 रुपीज से बैलेंस सीडी कर दिए। और अपोजिट साइड में नेक्स्ट डेट में बैलेंस बीडी कर देंगे। कैश का डेबिट साइड में बैलेंस बीडी आएगा May 1 को, और बैंक का क्रेडिट साइड में बैलेंस चला आएगा May 1 को 980 रुपीज से। इस तरह पूरी जानकारी प्रेजेंट करने के पश्चात हम आपको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी बुक हो, आप अपने बुक से जितने भी क्वेश्चन सब कैश बुक के दिए गए हैं, क्योंकि हम सिंपल कैश बुक भी बतला चुके हैं, 2 कॉलम कैश बुक के तीनों पार्ट को कैश डिस्काउंट, कैश बैंक सभी की जानकारी करा दी है। और अंत में हम आपको कैश बैंक डिस्काउंट कॉलम के भी से लेन देनों की भी जानकारी पूरी तरीके से करा दी है। इसलिए कैश बुक चाहे सिंपल कैश बुक हो, 2 कॉलम हो, चाहे 3 कॉलम कैश बुक हो, सभी क्वेश्चंस को बना लीजिए सिर्फ पेटी कैश बुक को छोड़ करके, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा हम आपको पेटी कैश बुक से संबंधित जानकारी प्रेजेंट करेंगे। और इसके बाद हमारा ये जो सब डिवीजन ऑफ जर्नल का पूरा पार्ट है, चाहे वो हमारा सब्सिडियरीज बुक हो चाहे कैश बुक हो, पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। अंत में हम एक बार पुनः आपसे बात रिपीट करते हैं, दोहराते हैं कि आपको चाहिए कोई भी बुक हो, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान कमेंट में जवाब दे करके आंसर के रूप में प्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है पुनः हम एक बार कह दें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।